वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने लेक्चर चल रहे हैं तो उसमें आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने अपना कंप्लीट किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक और लॉन्ग के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से भी। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मौजूद है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, याद रखिएगा। इसमें दो सवाल जो हैं वो लॉन्ग के लिहाज से आते हैं। एक राइट अ नोट ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक राइट अ नोट ऑन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद टू कॉमन एग्जाम्पल्स। अब अगर स्टूडेंट्स ये दो चीजें आए तो अगर आपको आता है राइट अ नोट ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर सिर्फ नोट आता है तो फिर आप क्या करेंगे, तीनों किस्म की ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे और इनकी सिंपल एग्जाम्पल्स देंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और अगर आपको डिफरेंस के साथ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मतलब कि आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और विद टू कॉमन एग्जाम्पल डिटेल आ जाती है तो फिर आप सिर्फ एग्जाम्पल शॉर्ट नहीं देंगे बल्कि प्रॉपर उसको लॉन्ग के तौर पर मेंशन करेंगे। So there are different type of the organizations present in the cells, but main type of the organization is basically two organization, and on the base of these two organization organisms are formed. लेकिन हमारी बुक के लिहाज से हमें उसने तीन ऑर्गेनाइजेशन दी है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तीन टाइप ऑर्गेनाइजेशन में दी उसने। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 3 हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम इससे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सेल लेवल पर कि देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बात वही है, कहने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। यूं समझ रहे हैं कि एक्टिव की बजाय पैसिव वाइज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच only one cell organize as complete living organism। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक सेल अपने आप को इस तरह तरतीब दे लेता है कि वो एक मुकम्मल जानदार बन जाता है, तो दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर, लाइक पैरामीशियम, लाइक अमीबा, लाइक पैरामीशियम या पैरामीशियम, यूग्लिना एंड सो ऑन। अब अगर हम अमेबा को देखें, सपोज दिस इज अ
शेप ऑफ अमेबा, याद रखिएगा अमेबा की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, सिर्फ इसमें मेन चीजें दो होती हैं। सपोज मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ, तो इसको आप समझ लें कि ये इसका सोडोपोडियम है और ये इसका मूवमेंट ऑर्गन भी कहलाता है। उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, और इन तीन चीजों के ऊपर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करता है। ये ऑर्गेनिज्म इसी तरह से अपने आप को डिवाइड करता है, बायोडिफिशन करता है और अपनी अगली जनरेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर मुकम्मल तौर पर बेस करे, तो दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तरतीब के लिहाज से हमारे पास दूसरी है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी है और एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये असल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही की एक किस्म है जिसमें मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या होता है, मैनी यूनिसेलुलर organisms live together जिसमें बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। कीप इन माइंड दैट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जानदार एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, एक मुकम्मल जानदार होता है, और ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड on depend on others for vital requirements। for ये बात हमारी बहुत दफा हो चुकी है पहले भी, vital requirements कि हर जानदार जो है वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट होता है और डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो किसी दूसरे पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होता फॉर इट्स वाइटल लाइफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि उसने अगर खाने पीने की कोई चीज़ लेनी है या अपनी बॉडी में कोई इंटेक करना है या अपनी बॉडी से कोई वेस्ट उसने एक्सक्रीट आउट करनी है, तो हर चीज़ में वो खुद जिम्मेदार है और कोई दूसरा उसे आके नहीं बताएगा कि जनाब आपके खाने का टाइम हो गया है, आपका फलां टाइम हो गया है, आपका फलां टाइम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। असल में इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए अगर आप एक आम एग्जांपल लेते हैं तो एज अ ह्यूमन वी आल्सो लिव इन द कॉलोनीज, जैसे डिफरेंट एरियाज के अंदर जिना कॉलोनी, रहमान कॉलोनी, फलां फलां डिफरेंट नेम्स के साथ कॉलोनीज का नाम आता है। अब अगर आप इनके अंदर गौर करें तो इनमें भी यही होता है कि एक सोसाइटी बन जाती है, डिफरेंट लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके इंडिपेंडेंट घर होते हैं और हर घर अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडिपेंडेंट होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉलोनी के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं वो एक दूसरे के कुछ मामलात में सपोर्टर हो जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साझी हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के काम आने लग जाते हैं। ये जरूर होता है, लेकिन ये कहें कि एक सपोज एक घर बहुत गरीब है या बहुत बुरे हालात में है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कॉलोनी का हर बंदा इक्वली शेयर करे और फिर उसकी जिंदगी भर के लिए उसका साथ दे दे। हाँ, कुछ माह के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी अमूमन नहीं होती। इसी तरह से इनके अंदर भी यही है कि हर जानदार एक इंडिपेंडेंट जानदार है और वो अपनी वाइटल लाइफ रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता रहने का तरीका इनका जो है वो जरूर ये है कि मे बी मेक्स कॉलोनीज क्लस्टर्स आर चेन्स। ये
3 चीजें आप देखें, गौर करें. कॉलोनी आप थोड़ा सा बड़ा इलाका कह सकते हैं, कॉलोनीज. क्लस्टर एक छोटे गुच्छे को कहा जाता है. और चेन जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबी जो लाइन होती है इसे कहते हैं चेन. तो ये जानदार एक बड़ी कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं लाइक, और अमेबा भी कॉलोनी बना के रह सकता है, लेकिन ज्यादातर ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं, वॉलवॉक्स इज आल्सो ग्रीन एल्गी का नस्ल है, ग्रीन एल्गा, तो नोन एज मेक्स अ कॉलोनीज. इस तरह क्लस्टर कॉलोनी ही की नस्ल है लेकिन थोड़ी छोटी समझ लें. और उसके बाद चेन जिसमें एक लंबी चेन बना के रहते हैं. आमतौर पर स्पाइरोजाइला वगैरह जो हैं वो हमें इस चीज में मिलते हैं, वो लंबी चेन्स की शक्ल में जुड़े होते हैं. ये जरूर है कि ये अगर चाहें तो लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ अटैच रह सकते हैं, और अगर चाहें तो एक दूसरे को लीव करके आगे निकल जाते हैं. आमतौर पर जो चेन्स हैं ये हमें जो पानी के अंदर छोटी छोटी रॉक्स हैं या किनारे हैं वहां पे ज्यादा नजर आती हैं. तो 2 चीजें हमारे पास हो गई. एक हो गया यूनिसेलुलर इन विच ओनली वन सेल मेक्स अ कंप्लीट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. दूसरी हमारे पास आ गई कॉलोनियल, जो कि हमने बात कर ली कि इट इज एक्चुअली the type of the unicellular organisms, but in this organization many unicellular organisms live together but does not depend on others for their vital life requirements. They may form colonies, cluster or the chains. ये 3 डिफरेंट तरीके आमतौर पर इनके अंदर नजर आते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which many cells, billions or trillions of the cells organize in a one complete individual in one living organism. अब उसमें अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करें तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ टिश्यू, सेल्स, मेक्स टिश्यूज, मेक्स ऑर्गन्स, makes organ systems, and then complete individual या एक living organism. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स बनाने के लिए, और ऑल ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये जो इंडिविजुअल है दिस इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस जानदार को हम कहेंगे कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर जानदार है. सो 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गई. इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आम एग्जांपल जो है वो हम ह्यूमन सबसे बड़ी एग्जांपल है, हम लोग खुद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, और वी नो दैट कि वी हैव बिलियन ऑफ द ट्रिलियन ऑफ द सेल्स, एंड वी आल्सो नो दैट वी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स. लाइक जैसा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन अ पर्सन एंगेज इन एक्सरसाइज, जब एक शख्स एक्सरसाइज में एंगेज होता है तो ना सिर्फ उसका स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम एंगेज होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो बाकी सिस्टम्स हैं वो भी कोरिलेट हो जाते हैं, और फिर तमाम सिस्टम्स जो हैं उनका फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है. बुक के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. एक हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट, जिसको आम जुबान में हम सरसों का पौधा कहते हैं. सरों भी आमतौर पे लोग बोल देते हैं पंजाबी में. मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा. और इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज फ्रॉग, जिसको आमतौर पर लोग मेंढक कहते हैं. इससे फिर मुख्तलिफ अक़साम है, वैसे इसमें 2 आमतौर पर मशहूर हैं, एक है फ्रॉग और एक है टोड. दोनों की स्किन का डिफरेंस होता है, बाकी उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता.
अब आते हैं यहाँ तक हमने 3 चीजें पढ़ी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तीनों को हमने तफसील पढ़ ली और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी हमने स्टडी कर ली। इसके बाद हमने बात की, फॉर एग्जांपल यहाँ की एग्जांपल थी वॉलवॉक्स। इसकी एग्जांपल जो थी, सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका, इसकी एग्जांपल्स थी हमारे पास वॉलवॉक्स। ये ग्रीन एल्गी की नस्ल से है और आमतौर पे इसे ग्रीन एल्गा बोलते हैं। दैट शोज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने मल्टी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली जिसमें डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं और हमने इनकी एग्जांपल्स पढ़ ली, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको ये सवाल इस तरह से आए तो आपने इसमें ये तीनों पॉइंट्स लिखने होते हैं और इनकी सिर्फ आपने एग्जांपल्स के नाम देने होते हैं, इनको एक्सप्लेन आप नहीं करते। ठीक स्टूडेंट्स, और शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वाला है, जो कि अक्सर शॉर्ट के तौर पर आपके पास आपको पेपर में, बोर्ड में अक्सर आता है। तो एक इसमें से हमने शॉर्ट की डिफरेंशिएशन कर ली और एक हमने इसके अंदर लॉन्ग की डिफरेंशिएशन कर ली। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हमारा एक टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक से रिलेटेड और इसी टॉपिक के अंदर से हम अगला टॉपिक नेक्स्ट स्टडी करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एग्जांपल्स को हम किस तरह से, अगर लॉन्ग में सिर्फ मल्टी सेलुलर और उसकी एग्जांपल्स अगर हमें पूछी जाएं तो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।